सभी जन को राम राम जी। मैं हूं मेघा मिश्रा और एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं मेरे यूट्यूब चैनल सीबीएसई अपडेट्स में, जहां मैं आपके लिए लेकर आती हूं एजुकेशन से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स, चाहे वो हो कोई भी स्कूल मैनेजमेंट से लेकर, चाहे हो कोई भी टीचर्स ट्रेनिंग या हो कोई भी एग्जाम का अपडेट। देती हूँ मैं आपको सबसे पहले सीबीएसई से रिलेटेड सारी चीज़ें। तो भाई ये कैसे छूट जाता, कल मैंने सीटेट का पेपर 1 प्राइमरी का मैथ्स और सीटीपी का आंसर की ऑलरेडी डाल दिया है। तो अगर आपने उन वीडियोज़ को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा लिंक, वहां जाकर आप चेक कर सकते हैं। आज जो हम देखने जा रहे हैं वो होने वाला है हमारा एनवायरमेंटल स्टडीज का आंसर की। ये अगेन मैं आपको बता दूं कि ये जो है मेरे पास सेट एल है, ये एल सेट का पेपर है और ये जो पार्ट 3 है एनवायरमेंटल स्टडीज, इसको आज हम सॉल्व करेंगे कि कितने आंसर्स आपने सही किए हैं। ये आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। 61 क्या कहता है देख लेते हैं। अलबरूनी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज बहुत ज्यादा देखने वाली है, वो ये है कि क्वेश्चन जो है वो नहीं है, कौन सी सत्य नहीं है अलबरूनी के बारे में, ये हमको पहचानना है। तो चलिए पहला स्टेटमेंट ले लेते हैं। उसने अपने लेखों में भारत के में तालाब बनाने की तकनीक की प्रशंसा की है। तो भाई ये तो की है, ये तो बिल्कुल सही अलबरूनी ने की है। अलबरूनी जहां से आए थे उसे आजकल उज्बेकिस्तान कहते हैं, बिल्कुल सही। अलबरूनी जो थे वो उज्बेकिस्तान के ट्रैवलर थे। तीसरा पॉइंट हम देखें, 1000 से भी ज्यादा साल पहले वे भारत आए थे, बिल्कुल सही। अलबरूनी जो है वो 1000 से भी ज्यादा साल पहले भारत आए थे। तो चौथा पॉइंट एक बार देख लेते हैं। उसने भारत के उस समय के तालाबों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है, क्योंकि अलबरूनी जो थे वो भारत की जो आर्किटेक्चर थी उसको लेकर बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो उन्होंने अपनी बुक्स में यहाँ के तालाब हो, चाहे और भी स्ट्रक्चर्स हो, बहुत सारे हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स, उनके बारे में बहुत सारी चीजें लिखी हैं। तो ये जो आपका रॉन्ग हो जाता है, तो जो रॉन्ग है वही तो हमारा सही आंसर है, मतलब इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। प्रश्न नंबर 62 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है। अब यहाँ पर ये एक पेडागोजी का क्वेश्चन है और अगेन ये जो सीबीएसई के द्वारा ये ईवीएस में जो 5 या 6 मेरे ख्याल से थीम्स डिसाइड किए गए हैं, उनमें से ये एक थीम है भोजन, जिसके बेस पर पूरी जो है बुक्स में चैप्टर्स दिए जाते हैं 1 to 5 में। ठीक है, तो देख लेते हैं कि कौन सी ऐसी थीम है या कौन सा ऐसी रणनीति है इन चारों स्टेटमेंट में से, कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो बिल्कुल पूछताछ को बढ़ावा दे रही है और भोजन थीम को भी उसमें जो है सम्मिलित करे हुए है। तो चलिए पहला स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न परिरक्षित खाद्य पदार्थों का चित्र दिखाना। वही चित्र अगर आप दिखाएंगे तो ठीक है, हो सकता है कि देखने से वो भूल भी सकता है बच्चा, क्योंकि देख तो वो बहुत सारी चीजें रहा है पूरे दिन भर में। तो ये एक तरीका थोड़ा सा पुराना हो चुका है। अब चलते हैं दूसरे की ओर। छात्रों से विभिन्न खाद्य पदार्थों के चित्र एकत्रित करने के लिए कहना, ये कुछ हद तक सही लग रहा है ना। एकत्र करने के लिए आप कहेंगे तो कहीं ना कहीं से बच्चा डाटा कलेक्ट कर सकता है, पर हम आगे स्टेटमेंट पहले पूरे पढ़ेंगे, क्योंकि हो सकता है कि इससे बेटर कुछ हमें आंसर मिल जाए। तीसरा, सैंडविच, शिकंजी, लेमन वाटर वगैरह के बिना आग के पकाने का प्रदर्शन। तो अगर आप प्रदर्शन करेंगे तो इससे बढ़ावा नहीं मिलेगा बहुत ज्यादा, है ना। ऐसी हमको वो चीज देखनी है जो पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा दे। अब प्रदर्शन करके दिखाएंगे तो बच्चे इसमें पूछेंगे क्या, है ना। और चित्र एकत्र करने के लिए कहेंगे तो आप एक और चीज देखिए कि एकत्र करने के लिए आप कहेंगे तो इसमें बच्चों की पूछताछ को कोई बढ़ावा नहीं मिल रहा है, मतलब बच्चे इसमें प्रश्न नहीं करेंगे, बच्चे इसमें खोजकर्ता बनेंगे। अब चौथा आप स्टेटमेंट देखें अगर, तो छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों को खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना, बिल्कुल ये एक सही उत्तर आप मान सकते हैं कि क्योंकि जब आप खाने को पता लगाने के लिए कहेंगे तो वो जा जाके अलग अलग लोगों से पूछताछ करेंगे, इंक्वायरी करेंगे कि मम्मी या पापा आपको खाने में क्या पसंद है, क्यों पसंद है, तो उनको कुछ ना कुछ जानकारी हासिल होगी। तो इससे बिल्कुल समझ में आ रहा है कि आप पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देने वाला यही पॉइंट है, मतलब आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं 63वें प्रश्न के ऊपर। 63वां प्रश्न कहता है कि एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित कार्य करने को कहा। ठीक है, जानवरों के बारे में किसी टीचर ने उन्हें बताया और ये कार्य करने को कहा। क्या क्या? आसपास के विभिन्न जानवरों के नाम लिखिए, विभिन्न जानवरों की गतिविधियों का अवलोकन करो, अवलोकन के आधार पर जानवरों को श्रेणियों में वर्गीकृत करो और जानवरों को परिभाषित करो।
अब ऊपर के 4 स्टेटमेंट्स आपने पढ़ लिए हैं, ठीक है। इनके आधार पर हमको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है। मतलब ये 4 स्टेटमेंट में से कौन सा है जो कि प्राइमरी क्लासेस में नहीं बोला जाना चाहिए, इसको नहीं उपयोग करना चाहिए। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट अगर हम देखें कि जानवरों के नाम बताइए, तो जानवरों का नाम अगर बताने को आप कहेंगे तो कहीं ना कहीं उसका जो पूर्व ज्ञान है उससे आप चीजों को रिलेट करेंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखिए, गतिविधियों का अवलोकन, ऑब्जर्वेशन बच्चे करना सीखेंगे। अवलोकन के आधार पर जानवरों को श्रेणीकरण, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन इससे बच्चे सीखेंगे। पर अगर आप बोलेंगे कि जानवरों को परिभाषित करो, तो ये तो एक वो रटने वाला सवाल जो है, डिफाइन एनिमल्स, तो ये एक रटने वाला सवाल पैदा हो जाता है जो कि नहीं बोला जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो आंसर है वो हो जाता है आपका ए वाला आंसर, केवल डी। केवल डी जो है वो ऑप्शन रॉन्ग है, बाकी सब एकदम सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान का अर्थ होता है कि आपको मास ज्ञात करना है, ठीक है, मास। द्रव्यमान ज्ञात करिए जिसका घनत्व ये लीटर है तथा आयतन इतना है, मतलब डेंसिटी आपको इतनी दी हुई है, वॉल्यूम आपको इतना दिया हुआ है। तब आप क्या करेंगे इसको, देखिए इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है कि मास जो होता है उसको निकालने का तरीका होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, द्रव्यमान का मल्टीप्लाई कर देंगे आयतन से तो आपका जो है निकल जाएगा। तो अब निकालने का बिल्कुल आसान तरीका है भाई, 12 इंटू 3 कर दिया, आपका आ गया 36। तो 36 ग्राम जो है वो उसका मास जो है वो हो जाएगा, ठीक है। ये तो एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 हम देख लेते हैं कि क्या कहता है। पहला कथन हम आराम से पढ़ते हैं। ईवीएस पाठ्यक्रम को 6 थीमों में बांटा गया है। बिल्कुल, मैंने अभी बताया था आपको 6 थीम्स में इसको बांटा गया है। पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास एवं वस्तुएं कैसे कार्य करती हैं, ठीक है। अब बांटा गया है। अब इसके बाद हम कथन 2 पढ़ लेते हैं। ईवीएस के थीम बच्चों के जीवन के बहुत करीब हैं, ठीक है भाई, ये भी हमने स्टेटमेंट ले लिया, ये भी हमने स्टेटमेंट ले लिया। अब आ जाते हैं हम कि क्या हमसे बोला जा रहा है। कथन 1 गलत है एवं कथन 2 सही है। देखिए, एक गलत जो है ये इसको आप नहीं मान सकते हैं, क्योंकि ईवीएस की बिल्कुल ये सही है, पाठ्यक्रम में 6 थीम में बांटा गया है और ये भी एक तरीके से सही है। तो कुल मिलाकर हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है वही आंसर हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है जौहर के संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। जौहर से रिलेट करके अगर आप देखें तो कौन सा जो है इनमें से कथन आपका सही निकलता है। जौहर क्या होता है वो आपको इसमें एक तरीके से बताना है। तो पहला हम स्टेटमेंट, पहला ऑप्शन देख लेते हैं। यह नदियों से पानी इकट्ठा करता है। यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है। इट इज कम्युनिटी बेस्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। यह पानी से अशुद्धियों को फिल्टर करता है, या फिर यह आसपास के कुओं में जमीन का पानी इकट्ठा करता है। तो देखिए, इन 3 को लेके आंसर्स अगर हम लगाने बैठे तो 3 में से ये वाला जो आंसर है बिल्कुल सही बैठता है कि समुदाय पर आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, वो भी कम्युनिटी बेस्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका नीना अपने छात्रों को एक समूह असाइनमेंट देती है, ठीक है, मतलब ग्रुप असाइनमेंट देती है, ग्रुप प्रोजेक्ट देती है कि उन्हें पास के कृषि फार्मों का दौरा करना है। कृषि फार्मों, एग्रीकल्चर जो फार्म है, खेत हैं, उनका दौरा करना है और कृषि के दौरान किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और उनकी द्वारा उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। उन्हें फोटो भी कलेक्ट कर रिपोर्ट तैयार करनी है। यह कौन सी प्रक्रिया, कौशल और सीखने के संकेतात्मक में कौशल में शामिल है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या करने को बोला है शिक्षिका ने कि एक तो उनको पता करना है चीज़ों के बारे में, ठीक है, कौन कौन से उपकरण वो उपयोग करते हैं, उसके बाद कौन सी फसलें वो उगाते हैं, इसके बाद इनको फोटो भी कलेक्ट करना है उनके, और इस तरीके से उनको चीज़ें करनी है। तो कुल मिला के इसमें आप एक चीज़ देख रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ है ऑब्जर्वेशन उनको करना है, और ऑब्जर्वेशन करके उनको कोई ना कोई किस पे पहुंचना है, रिजल्ट पे पहुंचना है। रिजल्ट पे पहुंचना है तो ये आप देख सकते हैं सिर्फ ऑप्शन 2 में ऐसा है जहां पर लिखा हुआ है परिणाम निकालना। ये देखिए, प्रश्न करना, भाई ऑब्जर्वेशन वो तभी तो करेंगे जब वो किसानों से जा जाके पूछेंगे भाई आप कौन से उपकरणों का प्रयोग करते हैं। ये प्रश्न करना बिल्कुल सही। अभिव्यक्ति करना, वो अपने विचारों की अभिव्यक्ति भी, मतलब जब वो रिपोर्ट बनाएंगे तब उसमें करेंगे, और परिणाम निकालेंगे जो जो भी उन्होंने कलेक्ट किया है उस बेस पर, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 68 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है हरियाणा के सीमांतवर्ती राज्य हैं, हरियाणा की बॉर्डर लाइन पे
कौन कौन से राज्य हैं? तो ये देखिए, इसका तो सीधा सा आंसर है कि हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है और उत्तर प्रदेश है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 की ओर चलते हैं। 69 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के थीमों को दर्शाता है? इनमें से कौन है जो ईवीएस के थीम अभी आपने ऊपर ही देखे थे, तो ये देखिए बिल्कुल ये सही है, फर्स्ट वाला ऑप्शन, आवास, यात्रा, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ये बिल्कुल सही थीम्स जो है इसका सेट यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 70 आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है, कक्षा 3 के एक ईवीएस शिक्षक एलेक्स ने हम चीजें कैसे बनाते हैं थीम की शुरुआत करते हुए अपने छात्रों को कागज की रंगीन पट्टियों को काटने और पट्टियों को चटाई बनाने में मदद की है। एक सुंदर चटाई बनाने के लिए किनारों को एक साथ चिपकाया जाता है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से एलेक्स को अपने छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करनी चाहिए? ठीक है, तो कुल मिलाकर एलेक्स जो है वो एक ईवीएस टीचर है और उसने क्या किया है, बच्चों को पट्टियां काट काट के दी है रंगीन कागज की और उसके बाद उनको चटाई बनाना सिखाया है। तो इससे वो क्या ध्यान केंद्रित, किस चीज पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है बच्चों का, किन किन चीजों पर वो फोकस दिलवाना चाहता है बच्चों का? तो चलिए कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि कौन कौन से सही हैं वो हमको देखने हैं। रंग पैटर्न के बारे में सीखना और सौंदर्य बोध का विकसित करना, बिल्कुल रंग, पैटर्न, ठीक है, और सौंदर्य बोध तीनों आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड। सेकंड वाला ऑप्शन देख लेते हैं, इस गतिविधि को बुनकरों द्वारा की जाने वाली बुनाई से संबंधित करना, बिल्कुल सही, कि जब बच्चे चटाई बनाना रंगीन कागज से सीखेंगे तो उनको बुनकरों का महत्व भी समझ में आएगा, बिल्कुल सही है। चटाई को बनाने की विधि के चरणों को याद करना, देखिए जैसे ही आपके ऑप्शन में आ जाए याद करना, यही आप इस चीज को क्रॉस कर दिया कीजिए, क्योंकि सीबीएसई या नई शिक्षा प्रणाली ये बिल्कुल नहीं सपोर्ट करती है कि बच्चों को आप कोई चीज याद कराएं। ये सपोर्ट करती है कि बच्चों के माइंड में वो चीज, कॉन्सेप्ट को समझाया जाए, कॉन्सेप्ट को उनके माइंड में बनाया जाए कि ऐसा होता है तो क्यों होता है, प्रैक्टिकली उनको चीजें समझाई जाए। आकर्षक रंगों के पेपर चुनना और स्ट्रिप्स को पूरी तरह से काटना सीखना, बिल्कुल सही है, ये भी हैंड्स ऑन एक्टिविटी की तरह है। तो कुल मिलाकर हमारे जो 3 पॉइंट सही हो रहे हैं उसके हिसाब से पॉइंट जो 2 वाला, मतलब इसका ऑप्शन 2 एकदम सही है, ए, बी और डी, क्योंकि सी तो बिल्कुल चला ही गया, क्योंकि याद करने की ये चीज बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि ईवीएस के पाठ्य पुस्तकों को विद्यार्थी स्कूल के जीवन को उनके बाहर के जीवन से जोड़ने की एनसीएफ 2005 की सिफारिश को प्रतिबिंबित करना चाहिए। इसका अर्थ है, इसका क्या अर्थ है? तो चलिए देख लेते हैं स्टेटमेंट्स क्या कहते हैं। शिक्षकों को पाठ्य पुस्तक को शिक्षण अधिगम संसाधनों में एक संसाधन के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता है, ये तो ये ऑलरेडी करते हैं, है ना, तो पर ये कुछ अलग नहीं है, एनसीएफ 2005 ये नहीं कहता है। विद्यार्थी ईवीएस के महत्वपूर्ण अवधारणाओं को याद करने के लिए बाध्य, याद करना अगेन ये तो चला ही गया। पाठ्य पुस्तक ज्ञान का एकमात्र मतलब ओनली वन, सिर्फ एक ही रिसोर्स है जिससे पढ़ाई की जा सकती है, तो ये भी चला गया आपका। अब आ जाता है फोर्थ वाली चीज कि पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायक होती हैं। भाई नई शिक्षण जो नीति है वो क्या कहती है कि जो टेक्स्ट बुक है या जो शिक्षक हैं वो एक तरीके से सुविधादाता का काम करते हैं, ना कि उन पर बाध्य किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर जो ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा हो जाता है सही आंसर। अब चलते हैं आज के प्रश्न नंबर 72 की ओर। 72वां प्रश्न क्या कहता है, सुनिए, कि डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान करने के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देशित करते हैं। खून की जांच से क्या होता है? ठीक है, अगर कोई मलेरिया का मरीज होता है तो हमको कैसे पता चलता है? भाई डॉक्टर सबसे पहले कहता है आप अपने पहले जाइए और खून की जांच कराइए। तो खून की जांच कराने से क्या होता है? उसमें उपस्थित जीवाणु का पता चलेगा, उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन का पता चलेगा, उसमें उपस्थित लौह तत्व की मात्रा का पता चलेगा, या उसमें मादा मच्छर के अंडों की उपस्थिति का पता चलेगा। बिल्कुल सही, मलेरिया जो होता है वो मादा मच्छर के अंडों के कारण होता है, उसके इन्फेक्शन से होता है। तो कुल मिलाकर जो खून की जांच होती है उसमें यही देखा जाता है कि मादा मच्छर के अंडे तो आपके खून में नहीं चले गए हैं। तो हमारा जो फाइनल आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। आइए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 73 की ओर। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है? इनमें से ये 4 रणनीतियों में से कौन सा ऐसा है जो सबसे अच्छा बाल केंद्रित चाइल्ड सेंट्रिक मेथड को या चाइल्ड सेंट्रिक स्ट्रैटेजीज को बताता है कि हाँ भाई ये चाइल्ड सेंट्रिक होती है? चर्चा, ठीक है, बिल्कुल, डिस्कशन जो होता है कहीं ना कहीं वो बच्चों पर आधारित होता है क्योंकि बच्चे उसमें अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। प्रदर्शन में बच्चों का कोई काम ही नहीं है, वो बस देख रहे हैं,
है ना। मूक दर्शक बने हुए हैं तो प्रदर्शन चला गया आपका। व्याख्यान, व्याख्यान भी बच्चों का अगर आप नहीं ले रहे हैं, कोई भी फीडबैक नहीं ले रहे हैं, तो वो एक तरीके से व्याख्यान हो गया। व्याख्यान तो और भी गलत है। सर्वेक्षण, सर्वे, सर्वे एक सही टेक्निक है। तो कुल मिलाकर हमारा जो आंसर है वो ए और डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। इसका जो आंसर है वो 1 वाला सही होगा, ए और डी, सर्वे या फिर चर्चा। ठीक है, आ जाते हैं आंसर नंबर 74 की ओर। आंसर नंबर 74, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 74 की ओर कहता है कि रवि ने एक गिलास में जल लिया, उसमें उसने एक साबुत नींबू डाल दिया, फिर वह उस गिलास में बहुत सारा नमक डालता है, आधा चम्मच एक बार में। कुछ समय पश्चात उसने पाया कि, ठीक है, उसने क्या किया, रवि ने एक गिलास में जल लिया, उसने बहुत जो है उसने उसमें साबुत नींबू डाल दिया, फिर वो उसने उसमें बहुत सारा नमक डाल दिया, आधा चम्मच एक बार में उसने डाल दिया। कुछ समय बाद उसको क्या लगा, कुछ समय बाद उसको लगेगा कि नींबू जो है वो जल में तैरने लगेगा, क्योंकि नमक की वजह से वाटर की जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी और उसकी वजह से नींबू जो है वो तैरने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है, ये देखते हैं कि कथन ए है, जाइलम जल और खनिजों को जड़ों से पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है, क्या ये सही है। फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है, क्या ये सही है। बिल्कुल सही है जी, दोनों एकदम सही है, इसीलिए ऑप्शन 2 जो है वो हमारा आंसर हो जाता है यहाँ पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। कहता है कि व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है एक छात्र का मूल्यांकन करने का समग्र तरीका। जिस तरीके से एक ईवीएस शिक्षक ईवीएस में व्यापक मूल्यांकन के लिए अपने छात्रों का आकलन कर सकता है, वह कौन सा तरीका है। देखिए, ईवीएस का आकलन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका अगर आपके पास कोई है तो वो है पोर्टफोलियो। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। 77 कहता है, कुछ कथन दिए हुए हैं, चलिए पहले तो कथन ही पढ़ लेते हैं। कथन नंबर ए है, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। कुछ मादा कीड़े फेरोमोन्स छोड़ते हैं जिसकी गंध को नर कीड़े पहचान लेते हैं। तो ये दो जो है कथन हो गए। ठीक है, तो ए तो है जो स्टेटमेंट हो गया, और ये जो नीचे वाला दिया है ये रीजन, कारण इसका दिया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या है ऑप्शन में। हमारे फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि ए गलत है किंतु आर सही है, तो ए गलत नहीं हो सकता, बिल्कुल ये भी सही है, ये भी सही है। दोनों कथन ए और आर सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि ये इसका रीजन दे रहा है कि भाई वो कैसे एक दूसरे को पहचान लेते हैं, क्योंकि फेरोमोनस नामक का वो एक पदार्थ छोड़ते हैं जिसकी गंध से वो एक दूसरे को पहचान लेते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। कहता है कि प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या और पानी की अनुमानित मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने घर और पड़ोस में एक सर्वेक्षण करते हैं। ठीक है, एक सर्वे उनके द्वारा करवाया गया है टीचर के द्वारा। इस गतिविधि के माध्यम से कौन से कौशल प्रक्रियाओं का विकसित की जाती हैं, तो इसमें कौन कौन सी, देखिए सबसे पहले तो जब सर्वे की बात आए, सर्वेक्षण की बात आए, तो एक सबसे चीज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, जो मैंने ऊपर एक और प्रश्न था लगभग सेम इसी तरीके का प्रश्न था, वो होती है परिणाम, रिजल्ट और ऑब्जर्वेशन के बारे में मैंने आपको बताया था, और पूछताछ। तो इनमें से ये तीनों चीजें देखिए इसमें दाঁড়িয়ে पूछताछ, परिणाम निकालना और अभिव्यक्ति, इसको आप याद रखिएगा कि जब सर्वे होता है तो इन चीजों की बहुत ज्यादा महत्वता होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। 79 कहता है कि आप चाहते हैं कि छात्र सहपाठी शिक्षण रणनीतियों द्वारा सीखें, आप समूह कैसे बनाएंगे। तो समूह बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि छात्र जो है वो सहपाठी शिक्षण जो है वो सीख जाए, स्ट्रैटेजीज से सीख जाए। तो इसके लिए साथ क्या करेंगे भाई, सबसे सही चीज़ है कि भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाए। जैसे कि मान लीजिए भागीदारी और सहयोग, जैसे मान लीजिए एक उसमें कोई आपने एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा बच्चा रख दिया, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा रख दिया, तो ऐसा नहीं है कि आप उसके साथ उसके सारे फ्रेंड्स रख दीजिए, तो ये तो बिल्कुल गलत तरीके से आपका समूह बनाना हो जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, बैलेंस करके चीज़ें करनी होगी। मान लीजिए ये फर्स्ट ग्रुप है आपका, ये सेकंड ग्रुप है आपका, इसमें आपने पहला बच्चा जो है वो बहुत इंटेलिजेंट रख दिया, इसमें भी आपने बहुत इंटेलिजेंट एक बच्चा रख दिया। ठीक है, इसके बाद जब आप देख रहे हैं तो इसमें एक जो है थोड़ा सा वीक बच्चा रख दिया, इसमें भी एक थोड़ा वीक बच्चा रख दिया। फिर आप देखने गए कि इसमें एक थोड़ा मॉडरेट बच्चा रख दिया, इसमें भी थोड़ा एक मॉडरेट मीडियम बच्चा रख दिया। तो कुल मिलाकर इस तरीके से आपको जो है एक बैलेंस करके समूह बनाना है, सो दैट ऐसा ना हो कि किसी समूह में बहुत ज़्यादा ही अच्छे बच्चे हो जाएं और किसी समूह में कुछ भी बच्चे ना कर पाएं खुद से, या उनको ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत हो। प्रश्न नंबर 80 की ओर चलते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 79 का। क्वेश्चन नंबर 80 की ओर चलते हैं। कहता है कि कथन कह रहा है थीम परिवार और मित्र ईवीएस में प्रमुख थीम है और पौधों और जानवरों को परिवार और निम्न उप थीम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अब कारण इसमें बता रहे हैं कि थीम के द्वारा मनुष्य और जीवन के अन्य रूप को अन्योन्श्रितता पर प्रकाश डाला गया है। तो अब देख लेते हैं कि इसका आंसर जो है वो बिल्कुल सही है, ये भी सही है और ये इसका कारण भी बता रहा है कहीं ना कहीं। तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही हो जाता है, जहां पर कहता है कि अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। क्या कहता है देख लेते हैं। घड़सी सर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। फिर से देख लीजिए, सही नहीं है। पहला हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, यह तालाब आज भी प्रयोग में है। जैसलमेर राजा घड़सी ने इसे बनवाया था। तो भाई घड़सी सर जो तालाब है वो घड़सी राजा ने बनाया था, ये बिल्कुल सही है। यह लगभग 650 साल पुराना बनाया गया है, ये बिल्कुल सही है। ये 9 तालाबों से जुड़ा हुआ, ये भी सही है। तो कुल मिलाकर गलत कौन सा है? फर्स्ट वाला कि यह तालाब आज भी प्रयोग में है, क्योंकि यह आज प्रयोग में नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ देखने के लिए है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। क्या कहता है, यहाँ पे भी कथन और कारण दिया हुआ है। लेट अस सी, देख लेते हैं कि जो सही बैठ रहा है या नहीं। तो सबसे पहले तो कथन ही पढ़ लेते हैं। हम दोनों कथन दिए हुए हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूल। गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ है ना। ये दोनों ही गलत हो जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका आंसर है ए और बी दोनों ही सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 83 की ओर बढ़ते हैं। 83 कहता है कि एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है कि हमें सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में क्यों सहज महसूस होता है, क्यों अच्छा लगता है हमें ऊनी कपड़ों में रहना। तो ये किस तरीके का प्रश्न है? तथ्यात्मक प्रश्न बिल्कुल नहीं है, फैक्टफुल प्रश्न नहीं है, विश्लेषणात्मक प्रश्न नहीं है, अभिसारी प्रश्न नहीं, ये काल्पनिक प्रश्न है। ठीक है, ये एक इमेजिनेशन वाला है कि बच्चे इसमें अपनी अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से इसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। 84 कहता है कि पोचमपल्ली खूबसूरत डिजाइन की चमकदार रंगों की साड़ियां और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए विख्यात है। पोचमपल्ली एक जो है एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, यहाँ पर की जो साड़ियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जिनकी साड़ियों को भी पोचमपल्ली साड़ियाँ कहा जाता है। यह निम्नलिखित में से किसका भाग है? पर कहाँ पे है ये पोचमपल्ली? पोचमपल्ली जो है वो तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। 85 की ओर चलते हैं। तो पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने यह प्रेक्षण किया है कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं, मादा पक्षी उनकी देखरेख करती है, उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उसमें वह अंडे देने का निश्चय करती है। तो इस पक्षी का क्या नाम है? इस पक्षी का नाम है बीवर पक्षी, बीवर बर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 की ओर चलते हैं। कहता है कि मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो मधुमक्खियों के बारे में यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, फिर हमें पता करना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो मधुमक्खियां शहद के छत्तों में रहती हैं। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, तो बिल्कुल सही जा रहा है भाई। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती हैं जो छत्ते के लिए श्रमिक के रूप में विशेष कार्य करते हैं, बिल्कुल नहीं। छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियां श्रमिक मक्खियां होती हैं जो दिन भर छत्ते को बनाने और बच्चों का पालने का कार्य भी करती हैं। ठीक है, पर बच्चों का पालने का कार्य तो रानी मक्खी करती है, तो ये भी गलत चला गया। श्रमिक मक्खी शहद के लिए, रस की खोज के लिए लीची के फूलों के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये बिल्कुल सही है। तो कुल मिलाकर जो आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है, ए और डी के साथ, है ना। क्वेश्चन नंबर 87 की ओर चलते हैं। 87 कहता है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही कोड चुनिए, है ना। तो कथन देख लेते हैं। बोरा असम में उपयोग की जाने वाली धान का एक सामान्य प्रकार है ना। तो ये बिल्कुल सही है। असम में जो टाइप का चावल होता है उसको बोरा कहते हैं। ठीक है, धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है एवं इस फसल को प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसीलिए जो हमारा आंसर हो जाता है वो सी वाला हो जाता है। ए और बी दोनों सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। 88 कहता है कि पहले आप कथन पढ़िए, उसके बाद कारण पढ़िए, उसके बाद जो है स्पष्टीकरण दीजिए। तो चलिए कथन पहले पढ़ लेते हैं। हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं। ठीक है, मान लिया हमने, बिल्कुल पका सकते हैं। अधिक ऊंचाई पर पानी की क्वथनिक बढ़ जाता है, ये गलत है। क्वथनिक कम हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये सही है और ये गलत है। तो हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाता है? ए सत्य है, लेकिन आर जो है वो असत्य है। क्वेश्चन नंबर 89 की ओर बढ़ रहे हैं। तो 89 जो है फिर से एक बार कहता है कि एनसीईआरटी की ईवीएस पाठ्यपुस्तक के एक अध्याय में वहीदा का प्रिज्म
और नौसेना के डॉक्टर के रूप में उनके अनुभव का वर्णन है। इसे शामिल करने का क्या कारण है? क्या कारण है भाई इस चैप्टर को शामिल करने का? तो इस चैप्टर को शामिल करने के 3 कारण है, बी, डी और ए। यानी कि उसकी कहानी सशस्त्र बलों में एक चिकित्सक अधिकारी के जीवन की झलक देती है। ठीक है, ये हो गया पहला रीजन। और उसके बाद उसका अनुभव लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, यह समझना कि प्रिज्म 7 रंगों को दर्शाता है, बिल्कुल नहीं। प्रिज्म से इसका कोई लेना देना नहीं। एक तरीके से अनुभवों के हिसाब से उसका लेना देना है कि जिंदगी में कितने तरीके के रंग या कितने तरीके के अनुभव हमको देखने को मिलते हैं। और डी जो है उसके सामने आने वाली कठिनाइयों से निपटने का तरीके को समझाना। तो ये 3 जो है बिल्कुल सही पॉइंट है, इसलिए हमारा जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। अब हम आ चुके हैं आज के हमारे आखिरी क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। पर उससे पहले, आपसे विदा लेने से पहले, इस क्वेश्चन से पहले मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, सो दैट ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस आपको और भी मिलते रहें। और मुझे प्लीज़ सपोर्ट भी कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको सबसे पहले मेरे चैनल से अपडेट मिल जाए। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन कहता है कि सीमा, एक ईवीएस शिक्षिका, ने अपने छात्रों के लिए चिड़ियाघर एक क्षेत्र भ्रमण फील्ड ट्रिप का आयोजन किया है। निम्नलिखित में से कौन चिड़ियाघर की यात्रा सबसे उपयोगी उद्देश्य है? कौन सा ऐसा इसमें से स्टेटमेंट है जो कि उसके उद्देश्य को बेस्ट दर्शाता है? तो पहला उद्देश्य हम देख लेते हैं, चिड़ियाघर में जानवरों का नाम याद करना। बिल्कुल नहीं, जानवरों के नाम उनको पहले से भी याद होते हैं। जानवरों से संबंधित अवधारणाओं को जोड़ना, ये कहीं ना कहीं ठीक हो सकता है। प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना, बिल्कुल ये भी ठीक हो सकता है। चिड़ियाघर में छात्रों को सीखने का आकलन करना, ये भी ठीक है। तो चलिए आंसर जो है वो हमारा बी, सी, डी हो जाता है, जो कि है ऑप्शन नंबर 3 में। और ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा फाइनल जो है आंसर हो गया है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को भी। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द ही। मैं और भी आंसर कीज जो हिंदी और इंग्लिश की है वो भी लेकर आने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियोज़ को ज़रूर देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जहां भी आपके सीटेट में अगर आपके किसी दोस्तों ने भी एग्जाम दिया तो ये पेपर 1 की मैंने आपके लिए दी है। और सीडीपी और मैथ्स का वीडियो भी अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो आपको मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको मिल जाएगा, जो कि मैंने कल पोस्ट किया था। चलिए चलती हूँ, मिलती हूँ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे जी।